कार्यक्रम के स्पीकर श्री गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। आप बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडवाइजर भी हैं। आप इंडिया फाउंडेशन जैसे संस्थान में सीनियर रिसर्च फेलो भी हैं। आप कबीर के लोग जैसे समरसता के बयार बहाने वाले संगठन के गार्डियन एंजल भी हैं। आप इंग्लिश एवं हिंदी न्यूज चैनल पे पार्टी के पक्ष को रखते नजर आते हैं। आप दूसरे पार्टियों के नेताओं को दिन में तारे भी दिखाते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट और भी अन्य न्यूज पोर्टल पे अपनी पार्टी के विचारों को और अपने विचार को भी रखते हैं। आप बिहार चुनाव के विश्लेषण में उन सारे राजनीतिक विशेषज्ञों को गलत साबित किया जो कि समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों और समाज के लोगों को एक जोड़ घटाव के रूप में देखते हैं। आप बाबा साहेब के सच्चे सिपाही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के बात को रख के आपने बिहार चुनाव को हम सभी के समक्ष रखा था और वो आज हम सभी के सामने में भी है। और आपका रीथिंकिंग का संगम टॉक के साथ एकदम बिल्कुल ही कालजयी रचना है। एक बहुत बेहतरीन एड्रेस है जो कि एक कास्ट के ऊपर है, जो कि आने वाली जनरेशन और हम सभी को इंस्पायर करती है उन चीजों के बारे में पढ़ने के लिए। आपके लगन को मेरा साधुवाद और युवा जामिया की ओर से सहृदय धन्यवाद पधारने के लिए। और आज के कार्यक्रम में सरोज महानंदा सर भी जुड़े हुए हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और हम सभी के बीच में सत्य प्रकाश सर भी हैं जो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं श्री गुरु प्रकाश जी कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, युवा जामिया की पूरी टीम, सरोज महानंदा जी, सत्य प्रकाश जी। आपने जिस प्रकार का मेरा परिचय दिया, मैं उस परिचय के लायक तो हूं नहीं, क्योंकि बट मुझे लगता है कि आपने काफी शोध किया है और उस शोध के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। आज पूरा देश, पूरा विश्व पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जन्म जयंती मना रहा है, स्वामी जी के विचारों को याद कर रहा है, स्वामी जी को नमन कर रहा है और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहा है। स्वामी जी के मूल्यों को, स्वामी जी के आदर्शों को पढ़ने के अलावा हम लोग किस हद तक आत्मसात कर पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is extremely important for us youngsters to not only read and understand Swamiji, but also Swamiji's ideas should reflect in our behavior, in our character, and in our interaction. And I'm sure मैं सिर्फ आशान्वित ही नहीं, मैं आश्वस्त हूं कि युवा जामिया की पूरी टीम, जो कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर जिन लोगों ने इस वेब संगोष्ठी का आयोजन किया है, आप लोग स्वामी जी के जीवन को न ही सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उनको अपने व्यवहार में भी उतारने का काम करते हैं। स्वामी जी की जयंती हो और स्वामी जी की बात से हम लोग प्रारंभ ना करें तो ये गलत होगा। दोस्तों, सिस्टर निवेदिता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में भारतवर्ष के पिछले 5000 वर्षों का जो विचार है वो परिलक्षित होता है, तो स्वामी जी आने वाले 2000 वर्षों के भारतवर्ष के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी जी इकलौते ऐसे संत, महात्मा, विचारक, साधु थे जिन्होंने खुले तौर पर स्वागत किया एक संगम का, एक ऐसा संगम जो कि पूर्व और पश्चिम का हो, प्राचीन और नवीन का हो, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का हो। मॉडर्निटी भी एक कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। आधुनिकता यानी क्या? आधुनिकता सिर्फ परिधानों से क्या,
आधुनिकता विचारों से। आपकी मानसिकता कितनी प्राचीन है, कितनी मध्यकालीन है, और आपका परिधान उतना ही आधुनिक हो, तो आपको यदि कोई आधुनिक कहता है या आप स्वयं को आधुनिक मानते हो तो ये गलत है। इसीलिए स्वामी जी के विचारों को हम जितना आत्मसात कर पाए, जितना समझ पाए, उनके विचारों को जितना साझा कर पाए अपने समाज में, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र में, हम लोगों को आज एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम स्वामी जी पर जितने भी पुस्तक अवेलेबल है, हर एक शहर में एक रामकृष्ण मिशन होता है, उस रामकृष्ण मिशन पे स्वामी जी के द्वारा लिखित साहित्य, स्वामी जी पर लिखित साहित्य, ये हर एक रामकृष्ण मिशन में उपलब्ध होता है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि स्वामी जी के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाए, क्षेत्र क्षेत्र तक कैसे पहुंचाए, एक प्रकार से सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। स्वामी जी के विचारों में पारस्परिकता है, स्वामी जी के विचारों में सामूहिकता है, सामूहिकता पारस्परिकता है। सामूहिकता यानी क्या? सामूहिकता यानी समाज एक साथ उन आदर्शों तक कैसे पहुंचे, ये भाव। टेंट होता है और एक पंडाल होता है। टेंट और पंडाल में अंतर क्या होता है? टेंट एक ही बांस पे खड़ा होता है, यदि वो बांस गिर गया तो पूरा का पूरा टेंट ढह जाएगा, बल्कि पंडाल अलग अलग सपोर्ट सिस्टम पे खड़ा रहता है, अगर एक गिरा तो बाकी बचा रहेगा। तो एक पंडाल के सोच के साथ, सामूहिकता की सोच के साथ, पारस्परिकता के सोच के साथ समाज एकजुट होकर के आगे कैसे बढ़े और स्वामी जी के आदर्शों को आत्मसात करे सामूहिक तरीके से और व्यक्तिगत तरीके से, तो हम एक सफल समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो विषय है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द सागा ऑफ कन्वेंशनल दलित पॉलिटिक्स, इसको हम लोग को समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरा मानना है दैट दिस टॉपिक is difficult to understand but easy to misunderstand. इसको समझना जटिल है और इसका समझ अपने से परे हो जाना, या इसको समझ करके इसको मिसइंटरप्रेट करना, इसको समझ करके इसको मिसइंटरप्रेट करना, ये भी लोग राजनीति से प्रेरित लोग करते हैं, जो कि समय समय पे हम लोगों ने देखा है 2020 की शुरुआत में जैसा भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम किया गया, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा। पहला, तो सीएए क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या, वो भ्रम क्या? हम लोग को ये समझने की आवश्यकता है कि जो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, जो लोग समाज को और देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सीएए और एनआरसी को एक साथ एक समग्रता में देखने की आवश्यकता है। सीएए और एनआरसी एक साथ देखेंगे तो एक राजनीति, एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा साफ स्पष्ट होता है। लेकिन जैसा कि सरकार ने, कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि दोनों को सेपरेटली देखना है, दोनों में कोई ऐसा संबंध नहीं है। सीएए सेपरेट है, एनआरसी अलग है। सीएए का संबंध नागरिकता से है, एनआरसी का संबंध एक रजिस्टर से जो सिटीजन्स का होता है। इन दोनों को एकजुटता से देखना मतलब किसी प्रकार के एजेंडा और प्रोपोगेंडा को हवा देना। तो सबसे पहले तो इस भ्रम और भ्रांति से हमें बचना चाहिए। सीएए स्पष्ट रूप से कहता है, सीएए का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। हम लोग भारत की नागरिकता उन लोगों को देंगे जो कि हमारे 3 पड़ोसी देशों में अन्याय, अत्याचार का सामना कर रहे हैं।
तीन कौन कौन से देश? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और इन तीन देशों में यदि आप देखें कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, इतना तो हम लोगों को स्पष्ट है कि इन तीन देशों में मेजॉरिटी में मुस्लिम समाज है, लेकिन इन तीन देशों में जो माइनॉरिटी है वो हिंदू है, और उसमें भी यदि आप उसका सोशल एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम उसमें दलित समाज के लोग हैं। अब सीए को थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सिटीजनशिप का संवैधानिक संदर्भ या एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है? हमारे संविधान का आर्टिकल 5, धारा 5 क्या कहता है नागरिकता के बारे में? कहता है एनी पर्सन हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के भू गर्भ में हुआ हो, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement of constitution. ऐसे 5 वर्ष, और वो 5 वर्ष संविधान के लागू होने के बाद। ये आर्टिकल 5 हमारे देश के नागरिकता के संदर्भ में कहता है कि देश का नागरिक कौन? नागरिक वो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, नागरिक वो जिनके माता या पिताजी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और ऐसा जो कि संविधान के ऑपरेशन के 5 वर्षों तक हो। तो ये मोटा मोटा एक संवैधानिक परिभाषा है हमारी नागरिकता के संदर्भ में। यहीं अगर आप आगे थोड़ा बढ़े तो धारा 11 जो हमारे संविधान का है वो कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज एंड रूल्स रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। जो हमारे संविधान का धारा 11 है वो स्पष्ट रूप से भारत के संसद को ये पावर देता है, ये अथॉरिटी देता है कि आप नागरिकता के संबंध में किसी प्रकार के कानून या नागरिकता के टर्मिनेशन के संबंध में किसी प्रकार के कानून को बनाने के लिए जो एक सशक्त अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 5 नागरिकता की परिभाषा देता है, आर्टिकल 11 ये शक्ति देता है भारतीय संसद को कि आप नागरिकता के संदर्भ में किसी प्रकार के कानून को बना सकते हैं या किसी व्यक्ति के नागरिकता को टर्मिनेट करने के लिए भी कैसे भी रूल्स का आप कल्पना कर सकते हैं। इन दो संवैधानिक प्रावधानों के अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिस एक्ट का नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है जो हम लोग CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही एक प्रारूप है। ये एक्ट क्या कहता है उसको समझना चाहिए। ये एक्ट ये स्पष्ट रूप से कहता है दैट सिटीजनशिप may be acquired in India through 5 methods. ऐसे 5 प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है? बाय बर्थ इन इंडिया, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा थ्रू रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय नेचुरलाइजेशन, पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 5 ऐसे प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये सिटीजनशिप एक्ट स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसमें क्या क्या है? आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आप किसी भूगर्भ में रहते हो और भारत ने उस भूगर्भ को लिया तो आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो इस माध्यम से आर्टिकल 5, 11 संविधान का और सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये दो ऐसे लीगल प्रोविजन है जो सिटीजनशिप की बात करता है। आप देखो यहाँ पे कहीं भी एनआरसी की बात नहीं कही गई है। तो जो लोग भ्रमित करते हैं वो जानबूझ के एक एजेंडा के तहत, एक प्रोपोगेंडा के तहत लोगों को भ्रमित कर रहे हैं जिसका लॉ में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसका लॉ में कोई फाउंडेशन नहीं है। मैंने अभी तक आपको समझाया, जो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने प्रस्तुत किया, जो लीगल बैकग्राउंड आपके सामने रखा, धारा 5, धारा 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसमें कहीं भी आपको लगा कि एनआरसी की बात कही गई है? कहीं नहीं कही गई है। तो जानबूझ के बार बार एक ऐसा कथानक, एक ऐसा विमर्श खड़ा करना
कि सीएए और एनआरसी एक साथ है। तो दूर से ही यदि हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे सुपरफिशियली भी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये गलत है। अब इस अमेंडमेंट से पहले क्या कहानी थी? सीएए से पहले, before the amendment, the act allowed anyone who is not an illegal immigrant to apply for citizenship in India if he has been residing in India for the past 12 years. अमेंडमेंट आने से पहले क्या किस्सा था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने यह स्पष्ट किया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई फॉरेन नेशनल या इलीगल इमिग्रेंट भारत में 12 वर्षों से रह रहा है, वो भारत का निवासी 12 वर्षों से है, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब ये अमेंडमेंट क्या हुआ है? ये अमेंडमेंट क्या हुआ है इसको समझने की आवश्यकता है। अमेंडमेंट के माध्यम से एक सेक्शन 6 सब क्लॉज बी, 6B का एक प्रावधान इंसर्ट किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब ये अमेंडेड प्रोविजन क्या कहता है? ये अमेंडेड प्रोविजन कहता है माइग्रेंट्स, वेदर इलीगल or legitimate immigrants who came into India from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, migrants whether illegal or legitimate immigrants who came into India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan on or before, ये relevant है, on or before December 31st 2014। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रावधान का कि भाई तीन देश के, वो तीन देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दूसरा, या तो 31 दिसंबर 2014 को या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतवर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है डायमेंशन इस अमेंडमेंट का? एंड बिलोंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटी कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ये समझो आप, ये जो अमेंडमेंट है 6B का जो प्रावधान लाया गया है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि तीन देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, एक टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2014 को या 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 रिलीजियस कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आता है तो वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये हम लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। तो इससे किन लोगों को बेनिफिट होगा? एक जॉइंट कमिटी है पार्लियामेंट की, इस संदर्भ में पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमिटी है, उन्होंने कहा है कि ओवर 30,000 हिंदूज, लगभग 30,000 ऐसे हिंदू हैं जो कि पिछड़े वर्ग या दलित समाज से आते हैं, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, विल इमीडिएटली बेनिफिट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट। तो जो जॉइंट कमिटी है हमारे संसद का, उसने कहा कि भाई 30,000 हिंदू और कुछ संख्या में क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई, जैन समाज के लोग, पारसी समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। Also, for such migrants, the residence requirement for naturalization is relaxed from 12 years to 6 years. ये इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट में देखा कि अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो 12 वर्ष का आपका टाइम लाइन था, तो उसको काट के 6 कर दिया गया। तो मूल रूप से सिर्फ दो चीजें हुई। 6B जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आया, उसमें दो बातें कही गई कि दिसंबर 31, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो ऐसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी और क्रिश्चियन समाज के लोग, ऐसे लोग आए हैं और उनको रहते हुए 12 साल आवश्यक नहीं है, 6 साल भी यदि हो गया तो आप नेचुरलाइजेशन के माध्यम से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पष्ट है, इसमें तो कोई ऐसा द्वंद्व है नहीं, कोई विरोधाभास है नहीं। अब इसकी ग्राउंड क्या है?
इसका ग्राउंड क्या था कि भाई आप सिर्फ इन लोगों को ही आपने, बाकी धर्मों को छोड़ करके इन धर्मों को आपने एक प्रकार से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। पहला तो ये है कि कंटिन्यूइंग रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन दीज थ्री नेशंस। निरंतर धर्म के नाम पर जिस प्रकार का भेदभाव, जिस प्रकार का अत्याचार इन माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इन तीन मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में झेला है, ये पृष्ठभूमि है कि इनको हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने को तैयार हैं। हम जानते हैं, पाक हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पे हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार नंबर्स निरंतर प्लेसेस ऑफ वर्शिप को जलाया गया। अभी रिसेंटली भी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा था किस प्रकार एक पुराने प्राचीन मंदिर को डेसिक्रेट कर दिया गया पाकिस्तान में। तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिस्टोरिकली और सिविलाइजेशनली, ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक अखंड भारत के हिस्सा रहे हैं। चौथी पांचवी शताब्दी से भी आप देखिए, मराठाओं का साम्राज्य हो, एक सांस्कृतिक दौर ने हम लोगों को बांध के रखा है। अफगानिस्तान के बारे में हम लोग को पता है, अफगानिस्तान वाज सेपरेटेड विद टाइम आफ्टर रिपीटेड इन्वेजन सिंस 10th सेंचुरी। 10वीं शताब्दी के बाद अफगानिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी बना, उसके पहले वो अखंड भारत का हिस्सा था, ये स्पष्ट है। पाकिस्तान बांग्लादेश हमें पता है 1947 तक तो हम लोग एक ही थे, और 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनता है। किस आधार पर बनता है? धार्मिक आधार पर बनता है। तो ये ग्राउंड थे। ग्राउंड मैंने बताया आपको, अमेंडमेंट मैंने बताया आपको, संवैधानिक पृष्ठभूमि मैंने बताई आपको, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के विषय में हमने बताया। अब कुछ और ऐतिहासिक ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि आप लोग को समझना चाहिए। एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था 1950 में। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में होता है, और उसमें ये बात कही गई थी दैट द एक्सोडस ऑफ माइनॉरिटी हिंदू, सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट in Pakistan and Muslims in India led to a serious refugee crisis। एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था। उसके बाद नेहरू और लियाकत में एक अग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको हम लोग नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस अग्रीमेंट का पर्पस क्या था? द अग्रीमेंट वाज साइंड इन द इंटरेस्ट एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट को साइन किया गया था, और ऐसा संयुक्त वादा किया गया था। नेहरू लियाकत पैक्ट में इट वाज अ जॉइंट प्रॉमिस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑफ कन्वर्जन्स फ्रॉम बोथ द नेशन दैट द माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड पाक विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एट्रोसिटीज एंड रिलीजियस परसिक्यूशन। ये बात कही गई उस पैक्ट में। ये स्पष्ट रूप से कहा गया नेहरू लियाकत पैक्ट में कि हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सबकी सुरक्षा की चिंता हम लोग करेंगे। पिछले 70 साल का इतिहास हमारे समक्ष है। किस देश ने वादा निभाया और किस देश ने वादा को खंडित कर दिया? कौन सा देश एक हार्डलाइन इस्लामिक स्टेट बन के उभरा है? किसने वादा खिलाफी की है? ये हम सबको पता है, और इसका आधार है पाकिस्तान में। यदि हम देखें कि 1951 में वहां की जनसंख्या क्या 25% हिंदू समाज के लोग थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 25%। अब क्या है? लेस देन 1%। वो 24% हिंदू कहां चले गए? उनकी चिंता कौन करेगा? From 23% in 1947, Pakistan's minority today constitute a mere 3 to 4% of population। ऐसा मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। फरहनाज इसाफानी जो कि मीडिया एडवाइजर थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के 2008 से 2012 तक, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है प्यूरिफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज। उन्होंने कहा है कि जिस पाकिस्तान में 1947 में लगभग 23% माइनॉरिटीज थे, वो घट करके पिछले 7 दशकों में 3 से 4% हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? क्या रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है? क्या क्या धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है? क्या
आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश की बात करिए। बांग्लादेश में 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है तो हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 22% होती है, 22%। 2011 में घट के 8% हो जाती है। अफगानिस्तान में यही स्थिति है। 70 के दशक में बताया जाता है कि लगभग 7 लाख हिंदू और सिख भाई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लगभग 7 लाख हिंदू और सिख वहां पे थे, और अब पिछले 40-50 वर्षों में मात्र 7,000 रह गए। तो ये नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ जो हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसके पीछे क्या कारण है? स्पष्ट रूप से हमें दिखता है, रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्म के नाम पे भेदभाव। अखबार उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का अखबार उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब इन सब का, हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का, जैनों का, पारसियों का, कम से कम इन 5 धर्मों के बारे में हम कह सकते हैं वही नेचुरल होम तो भारत है। लोग कहते हैं कि भाई वाई नॉट मुस्लिम्स, तो भाई ये जो 3 देश है वो तो अपने आप में इस्लामिक स्टेट है, वो तो अपने आप में इस्लामिक स्टेट है, एंड इट इज सफिशिएंटली क्लियर दैट दे आर नॉट फेसिंग एनी रिलीजियस परसिक्यूशन। उनकी जनसंख्या में तो ऐसी कमी नहीं आई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का कहना है कि भाई शिया हैं, अहमदिया हैं, ये लोग भी एक प्रकार से रिलीजियस परसिक्यूशन वहां पे फेस करते हैं, तो उनको क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो अलग से एक धर्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग बिल्कुल कंसिडर करते, लेकिन शिया और अहमदिया भी वहां पे जो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार बन रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लिए तो मोर देन 50 इस्लामिक स्टेट्स ऑलरेडी, there are more than 50 Islamic states that exist and they can go anywhere. But India is the natural home when it comes to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains. There are no other Hindu, Sikh or Jain state in the world. India is the only state in the world who has historically provided shelter to the Parsis. ये भी ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग। जब पारसियों के खिलाफ भी अत्याचार हो रहा था, तो गुजरात में जिस प्रकार गुजरात के तब के शासक ने स्वागत किया था, तो ये दिखाता है कि हम वासुदेव कुटुंबकम में मानने वाली संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई आप श्रीलंका, म्यांमार और तिब्बत के माइनॉरिटीज क्यों नहीं ले रहे हैं? स्वाभाविक है, ऐसा सवाल भी आता है। देखिए, श्रीलंका में जो कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है, उसका आधार धर्म नहीं है। दे आर नॉट रिलीजियस बट ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। और द ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन श्रीलंका इज पॉजिटिव। श्रीलंका में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, नहीं इस प्रकार का ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। म्यांमार की बात करो तो म्यांमार में रोहिंग्यास are in struggle due to the expansionist approach of their community themselves and also involved in terror activities. Many other Islamic nations are there to provide them shelter. India has no historical obligation. So it's crucial for us to know that when you speak of Myanmar, रोहिंग्यास उनका एक अपना स्वभाव है, और अपने एक्सपेंशन की वजह से वो लोग इस प्रकार, उनका संदर्भ म्यांमार में आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई, जो हम लोग का एक प्रमुख विषय भी है आज का, कि दलित्स और सीए का क्या है। देखो, ये समझो कि आप जो भी माइनॉरिटी इससे बेनिफिट होंगे, उसमें से 66% लोग दलित समाज के हैं, जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में भी कहा था। पाकिस्तान के जितने हिंदू रिफ्यूजी हैं, उसमें अधिकतर कौन? तो मेघवाल, कोली, भील, जाटवा, सुनार, बरभूजा, कुमावत, कुम्हार, ऐसे मैक्सिमम कम्युनिटीज हैं जो कि दलित समाज के अंतर्गत आते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब विभाजन हुआ था, तो फिर जो संपन्न थे, साधन संपन्न थे, वो तो भारत आ गए, पार्टीशन में आ गए। लेकिन ऐसे लोग जो गांव में रहते थे,
एक आइसोलेटेड तरीके से रहते थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें समझने की आवश्यकता है कि वो लोग विलिंगली और अनविलिंगली, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, लोगों को वहां रहना पड़ा। Both the governments of India and Pakistan gave them option of choosing any nation, but did not give them a safe, secure, and affordable mobility facilities. हाँ, सरकारी तौर पे ऑप्शन जरूर दिया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। इसीलिए नेहरू लियाकत पैक्ट फेल्ड। सीएए, वो जो ऐतिहासिक गलती हम लोगों ने की थी 1947 और 50 में, उस गलती में सुधार करने का एक मौका है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। ओवर टू यू भरत जी, सत्यम जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जो भी ऑडियंस है वो सब, अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न है तो वो अभी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हमारे पास इतना समय है कि वे पूछ भी सकते हैं। हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। मेरा प्रश्न गुरु सर से है। बोलिए बोलिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस इनलाइटिंग डिस्कशन। मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे टॉक्स देखता हूँ, एंड आई एम वेरी सरप्राइज द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन टीवी टेलीविजन। सर वो दैट इज वेरी प्लॉजिबल। सर मेरा प्रश्न ये है सर कि आपने जो वर्णन किया सीएए का भी, उस हिसाब से तो सर भारत के मुसलमानों को उससे कोई लेना देना कुछ नहीं है, जैसा आपने बताया अभी। तो सर जैसे मैं जामिया से हूँ, जामिया में आप देखे थे कि क्या शाहीन बाग में हुआ सर, क्या तांडव इन्होंने मचाया था। एंड सर विथ 303 ब्रूट मेजोरिटी आवर गवर्नमेंट वाज हेल्पलेस। सर उनको हटा नहीं पा रही थी गवर्नमेंट। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग्स? सभी प्रश्नों को एक साथ ले लेंगे। जी सर। ओके सर। सभी प्रश्न हम एक साथ लेंगे, तो सभी लोग पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर सभी प्रश्नों के एक साथ गुरुजी उत्तर दे देंगे। तो अब आगे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए भैया। सर मैं कौशल किशोर, बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौशल जी बोलिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने कहा सर, अहमदियाज या पठान जिनको वहां से भी भगाया गया, जो यहाँ आए हैं और यहाँ उनको शायद नागरिकता नहीं देने का प्रावधान है, तो उसका क्या होगा? वापस भेजे जाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? आगे। I also have a question, if I am permitted to ask. Please go ahead. Sir, thank you for your very enlightening speech on the Citizenship Act. What I would like to ask is that there has been a question from the opponents on various occasions that why only these three countries? So I had sometimes I had tried to explain them why these three countries only and why not other countries like Sri Lanka and others. Why only these three countries? So we sort of know the answer, but it would be even greater if you would shed some light on it, and so that people can be aware of why only these three countries. And also one more fact is that there are certain people who actually scapegoat the Ahmadiyas as why are they not getting an entry into India. But then at the same time, Ahmadiyas are actually people who are considered Muslims. By scapegoating the Ahmadiyas, the Muslims actually contradict themselves. So they have nowhere in any case called themselves out of the Muslim fraternity. So that is also one point. If you could shed some light on these two issues. Thank you. We have 3 questions in the chat box also. From Abhinav Singh, what is Government of India's program to implement CAA, which is not done so far? The next question is from Vaibhav.
The legislation is silent on criteria of religious prosecution as per methodology. Also, they have excluded sectarian prosecution from the realm of prosecution. The next question is from Abhinav Bhatt. Sir, when will history books change how we can have a clear civilizational understanding? It's been 6 years and there is hardly any change visible in the NCERT. If Congress distorted history, when will BJP restore it? ठीक है. Anybody else? We can, sir. It is enough, or we should go for more questions? No, I think because I have to leave for there is a debate because the Supreme Court has given the verdict. I have to be on a debate. Okay, sir. So, sir, you can move ahead. Question. I'll obviously take the last question first because that was actually not part of the topic, but I can understand and appreciate your passion. ये हम लोग सब लोगों को लगता है कि भाई इतिहास का जिस प्रकार मैनिपुलेशन हुआ है कुछ विचारधाराओं के द्वारा ये दुर्भाग्यपूर्ण है. अभी थोड़ा धैर्यपूर्वक काम लेने की आवश्यकता है. अभी 5 वर्ष ही हुए हैं, 6 वर्ष हुए हैं, हम लोग आए हैं. 30 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक शिक्षा नीति के माध्यम से एक इंट्रोडक्शन या एक शुरुआत हो गई है. तो आप देखेंगे, आप आश्वस्त रहिए कि आने वाले समय में हमारे इतिहास के जो वाकई में साक्ष्य थे, हम लोग को उससे नहीं पढ़ाया जाता है. हम लोग को मराठा साम्राज्य कितना बड़ा था, उसका एक्सटेंड कितना था, उसका एक्सपेंशन कितना था, बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग को पता नहीं. और मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने जो कि एक विचारधारा के थे, उन लोगों ने जानबूझ करके इतिहास के साथ ऐसा मैनिपुलेशन किया और जो कि हमारा देशज था, जो कि हमारा भारतीय था, उसे एक प्रकार से उसके साथ न्याय नहीं किया. लेकिन आप आश्वस्त रहिए, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि एक कंसल्टेटिव अप्रोच से, जैसे मैंने कहा, सामूहिकता के साथ, पारस्परिकता के साथ एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा. We are not going to steamroll our own ideas, but we are going to adopt a consultative approach, unlike the Congress party. सहमति बना करके, विश्वविद्यालयों से बातचीत करके, अभी जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ है, तरह तरह की एक्सपर्ट कमेटी की राय ली गई है. इसलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि ऐसा होगा. 6 वर्ष कम समय होता है पॉलिसी के टर्म्स में, बट मैं आश्वस्त हूं कि 2024 से पहले कुछ एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव हम लोग के सामने आएगा. एक तो कौशल जी का प्रश्न था ये भाई अहमदियाज के लिए. देखिए, ये लगातार इस पे भी एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा को फैलाने का प्रयास किया गया है कि जब आप इन लोगों को दे रहे हैं तो फिर अहमदियाज को क्यों नहीं दे रहे हैं. आधार जो है, जो पृष्ठभूमि है इन अमेंडमेंट की या सेक्शन 6 सब क्लॉज बी का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक फेथ होना चाहिए, एक दूसरा धर्म होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली शियाज या अहमदियाज दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट रिलीजन. अगर वो अलग रिलीजन होता, अगर वो अलग धर्म होता तो प्रावधान बनाने के बारे में सोचा जा सकता था, कंसिडर किया जा सकता था. और दूसरा जो इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो ये है कि मुसलमानों के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे राष्ट्र हैं, अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले बहुत सारे राष्ट्र हैं, तो उनका स्वागत है, वो लोग वहां जा सकते हैं. लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक ही नेचुरल होम है, एक ही प्राकृतिक आवास है, वो है भारत. इसीलिए सेक्शन 6 सब क्लॉज बी को हमें समझना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए. सीए के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स की जहां तक बात है तो हम लोग आश्वस्त हैं कि अभी between the entire focus was obviously lockdown and dealing with the pandemic, but this is very much in the contention and we would soon see that it is the rules are framed and the implementation is done efficiently. Why only 3 countries? Obviously because they are our adjoining countries, and in these 3 countries the persecuted minorities which has been mentioned in the Amendment Act are there with a sizable presence. श्रीलंका में इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, और इस प्रकार का परसिक्यूशन भी नहीं है.
इस प्रकार का अत्याचार भेदभाव नहीं है, इसलिए हम लोग को समझना चाहिए। और जहां तक अभी बात हुई कि भाई 303 सांसद है, उसके बावजूद हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, देखिए एक लोकतांत्रिक वातावरण होता है। हम लोग को अन्ना हजारे का भी आंदोलन याद है, कितने दिनों तक आंदोलन चला था। 1966 में हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन साधुओं ने गौहत्या के विरोध में एक आंदोलन किया था। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गोलियां चलवा दी गई थी, निरसंस हत्या करवा दी गई थी साधुओं की। हम लोगों का अप्रोच ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंत्योदय, और मैंने कहा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। एक प्रकार से एक कंसल्टेटिव माहौल बना करके हम लोगों का प्रयास है कि जिस प्रकार के जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, और हम लोग इसके लिए कमिटेड हैं। और आप लोग भी आश्वस्त रहिए, मीडिया जो भी नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा, देश की आम जनता हम लोगों के साथ है। जिस प्रकार का जनादेश हम लोगों को मिल रहा है, अभी बहुत सारे स्थानीय चुनाव हुए, राजस्थान में, कर्नाटक में, गोवा में, असम में, जनता ने मन बनाया है हम लोगों के साथ। वो देख पा रही है कि 2014 के पास जिस प्रकार का परिवर्तन आया है भारत की राजनीति में, सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली के द्वारा। वो अद्भुत है। एक ऐसे राजनीतिक वातावरण का निर्माण हुआ है जिसमें सभी का कल्याण हमारे लिए प्राथमिकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा एक डिबेट है। सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और अगर फिजिकल होता तो बिल्कुल मैं आकर के आप लोगों से मिलना जुलना चाहता, लेकिन अभी वर्चुअल माध्यम से हम लोग जुड़े। और वरिष्ठ प्रोफेसर सरोज महानंदा जी, सत्यप्रकाश जी मेरे मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्डियन हैं, हम लोग का साथ में मिलना जुलना होते रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन आप लोगों का। सत्यम जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आने के लिए। बहुत जल्दी हम फिजिकल इवेंट भी जल्दी रखने के प्रयत्न करेंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और कैसे सीए प्रो दलित है ना कि एंटी दलित है, जो कि इंडिया में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, और जिसकी वजह से हमें जामिया में भी काफी कुछ सहना पड़ा था। सर अब हम कल्याण मंत्री के साथ इसका समापन करेंगे, तो मैं सचिन जी से आग्रह करूंगा कि वह कल्याण मंत्र करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।